अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिकली एफआईए के सिलेक्शन प्रोसेस, इसके पास्ट सिलेबस को और जो सिलेबस एक्सपेक्टेड सिलेबस है जो इस दफ़ा आने के चांसेस हैं, उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, उनकी क्या क्या परसेंटेज होगी और किन किन एरियाज़ को हमने उन सब्जेक्ट्स के अंदर कवर करना है, इन सब चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड जो एफआईए का बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले तो आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 4 मई है। 4 मई तक आपके पास लास्ट डेट है। हर वैकेंसी के लिए आपको 2000 रुपये का चालान जमा कराना पड़ेगा और अप्लाई करने के लिए आपने बेसिकली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। NPFTAS, नेशनल पुलिस फाउंडेशन। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस दफ़ा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगी। तो इन्हीं के इस लिंक पे जाकर आप अपने आप को पहले रजिस्टर कराएंगे, दैन आपको एक चालान इशू होगा और उसके बाद वो चालान पे करने के बाद आप अपनी बाकी डिटेल्स पुट करेंगे। इसकी बेसिकली जो अप्लाई का मुकम्मल एक तरीकाकार है वो एक सेपरेट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा तो उसे कवर कर दूँ। आगे चलते हैं। अप्लाई करने के बाद आपके फिर टेस्ट के 3 राउंड्स आते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों का क्लैरिकल टेस्ट है उनका कोई फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा, जैसे कि असिस्टेंट हो गया, यूडीसी, एलडीसी, इन लोगों का किसी भी किस्म का, या स्टाफ कार ड्राइवर जो था, इनका किसी भी किस्म का कोई फ़िज़िकल टेस्ट नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट, फ़िज़िकल या मेडिकल टेस्ट नहीं है। जो एएसआई है, कांस्टेबल ड्राइवर है, एसआई है, सब इंस्पेक्टर, तो इन लोगों का, क्योंकि ये फील्ड की जॉब्स हैं, तो इन लोगों का बेसिकली फ़िज़िकल और मेडिकल टेस्ट होगा। उसके अंदर सबसे पहले अगर बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ को रनिंग करनी पड़ेगी, जो कि 1.6 किलोमीटर की इनकी रनिंग होगी। और इसके लिए इनको जो टाइम फ्रेम गिवन होगा वो 7 मिनट्स के अंदर इन्हें ये रनिंग कंप्लीट करनी होगी। सेम रनिंग 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग है वो वुमेंस के लिए भी है। उनको 10 मिनट्स के अंदर जो है, 10 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर इस रनिंग को कंप्लीट करना होगा। हाइट जो है वो बेसिकली मेंस के लिए 5.6 है इंचेस, यानी 5 फीट 6 इंचेस है। और चेस्ट साइज़ जो है वो बेसिकली 33 है नॉर्मल कंडीशन में, एंड 34 इंटू हाफ, यानी कि 1.5 इंच की जो एक्सपेंशन है ये जस्ट मेंस के लिए है। ये आपकी चेस्ट की मेजरमेंट ली जाएगी। गर्ल्स की रनिंग होगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इनकी हाइट मेजरमेंट होगी। पिछले लास्ट टाइम जब, या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट में इस तरह की सीट्स आती हैं जिनमें फ़िज़िकल या मेडिकल टेस्ट होना होता है, वुमेंस की जो हाइट मांगी जाती है वो 5.2 मांगी जाती है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने 5.2 की जगह पे 5.4 कर दी है, यानी 5 फीट 4 इंचेस। जिन ख़वातीन की, जिन बहनों की एज, सॉरी, हाइट जो है वो इतनी होगी, वो बेसिकली इस टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो कोशिश करें कि अप्लाई करने से पहले आप अपना हाइट और हाइट वगैरह और हाइट मेजर कर लें, और इसके साथ साथ जो मेंस हैं वो अपनी चेस्ट मेजरमेंट भी कर लें, ताकि आपके बाद में पैसे ज़ाया ना जाएं। अगर आप इसको पहले कर लेते हैं तो वो एक इंसान को पहले क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। क्योंकि इस दफ़ा जो बेसिकली चालान है वो बहुत ज़्यादा है पर सीट के पीछे, तो इसलिए क्योंकि हर बंदे ने 2 से 3 सीट्स पे अप्लाई करना होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप ये जो बेसिकली हाइट की मेजरमेंट है और चेस्ट मेजरमेंट है, मेंस जो हैं वो लाजमी तौर पर अपनी पहले कर लें। ऐसे ही अब जब ये वाला फ़िज़िकल क्राइटेरिया पास करते हैं, फ़िज़िकल टेस्ट पास करने के बाद आपका एक आएगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो लास्ट टाइम हुआ था वो बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था। उसके अंदर 60 MCQs थे और उसके लिए 60 मिनट्स थे। ठीक है, 60 MCQ 60 मिनट्स के लिए। तो ये टेस्ट आपके लिए डिपेंड करता है कि जिसने 50%, लास्ट टाइम जो मेरिट बना था डिफरेंट, यानी कि सूबों के अंदर वो डिफरेंट मेरिट था। पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, तो 50+ मार्क्स थे जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। हर सीट के लिए 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, इस दफ़ा जो है रिटन टेस्ट का कुछ सिनेरियो जो है वो, क्योंकि नेशनल पुलिस फाउंडेशन जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने लगी है, तो इस दफ़ा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो सकता है। इस दफ़ा 60 मार्क्स नहीं होंगे, इसकी जगह 100 मार्क्स होंगे, लेकिन MCQs जो हैं वो 60 ही रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, जैसे आपके सामने ये पिक्चर खुली हुई है, सेम इसी तरह आपके सामने स्क्रीन के ऊपर टेस्ट जो है वो शो हो रहा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि
हर एमसीक्यू के मार्क्स जो हैं रहेंगे तो 60 एमसीक्यूज़, लेकिन हर एमसीक्यू के मार्क्स जो हैं वो बढ़ा दिए जाएंगे। पहले 1 मार्क का एक एमसीक्यू होता था, इस दफ़ा 1.5 मार्क्स का एक एमसीक्यू होगा। तो जब आप 1.5 के मार्क्स के हिसाब से 60 एमसीक्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो 100 मार्क्स बनते हैं। इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन ये है कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अब वो आगे कैसे डिवीजन होती है, कितने यानी कि इसके सिलेबस में क्या क्या पोर्शंस हैं और वो किस तरह डिवीजन होगी, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके बाद जैसे ही आप बेसिकली अपना रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं, रिटन टेस्ट करने के बाद आपका फिर इंटरव्यू का स्टेज आती है। अच्छा, इंटरव्यू की स्टेज से पहले वो लोग जिनका बेसिकली फ़िज़िकल या मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ था, वो एक बात याद रखें, आपका इंटरव्यू के फ़ौरी बाद जो है वो स्किल टेस्ट लाजमी होगा। टाइपिंग का टेस्ट हो सकता है, या फिर बेसिकली जैसे एलडीसी है उसकी टाइपिंग का टेस्ट भी होगा, और उसकी कंप्यूटर लिटरेट उसकी कंडीशन रखी गई थी कि वो कंप्यूटर के बारे में उसको हाउ ना हो, तो उसका भी वो बेसिकली प्रोफिशेंसी टेस्ट ले सकते हैं। तो आपका इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि इंटरव्यू के फौरी बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। और जिन लोगों ने रिटन टेस्ट पास कर लिया, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ में से थे, चाहे वो बेसिकली फील्ड स्टाफ में से थे, वो इस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका एक फ़ाइनल जो मेडिकल टेस्ट है, कम्प्रीहेंसिव मेडिकल टेस्ट है, वो कंडक्ट होता है। वो बेसिकली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक सर्जन होता है जो इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है, जिसमें आपके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं, ब्लड सैंपल टेस्ट होते हैं और कई मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट। इसमें ये चेक कर लिया जाता है क्योंकि ये बेसिकली जो फिज़िकल एंड मेडिकल जो आपकी क्या कहते हैं, जिन लोगों का क्राइटेरिया था, उन लोगों का ये भी चेक किया जाता है कि कभी कोई हड्डी वगैरह तो नहीं टूटी हुई, या कोई इस तरह का कोई मसला तो नहीं है, कोई जॉइंट वगैरह तो नहीं हिला हुआ। तो ये ज़रा चीज़ें मायने रखती हैं। किसी की बाजू वगैरह मुड़ी हुई तो नहीं है, ठीक है, तो कभी बचपन में टूटी हो, या कोई प्रेशर आने की वजह से वो हड्डी में खम आ गया हो, तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो ये एक आपका बेसिकली क्या कहते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट जब इशू हो जाती है तो उसके बाद एक कम्प्रिहेंसिव मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तब भी आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग है, तो वो 3 माह से लेकर 6 माह तक डिपेंडेंट है। क्लरिकल स्टाफ की आई थिंक 3 माह की होती है, और जो दूसरे होते हैं जो बेसिकली फील्ड जॉब के लिए होते हैं उनका 6 माह की। ये FIA जो इनकी एकेडमी है, FIA एकेडमी, वहाँ से आपको ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये तो था बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर से मुतल्लिक। अगर इससे मज़ीद आपका कोई सवाल हो इस प्रोसीजर से मुतल्लिक, तो आप वो सवाल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जो लास्ट टाइम सिलेबस आया था असिस्टेंट का, आज से 5 साल पहले तकरीबन, उस टाइम जो थी वो 540 प्लस सीटें आई थी, और वो बाद में कैंसिल भी हो गई थी, तो वो रिक्रूटमेंट नहीं हो सकी थी। इस दफ़ा जो बेसिकली ये सिलेबस है असिस्टेंट का, वो भी कुछ इसी तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और बाकी पोस्ट का भी इसी तरह। मैं इसलिए एक ही के सिलेबस को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा, इस पर थोड़ा सा टाइम लूँगा। तो आपने ज़रा गौर से सुनना है कि लास्ट टाइम क्या सिनेरियो था और इस टाइम क्या सिनेरियो होगा। तो बेसिकली 60 मार्क्स का पेपर था, कंप्यूटर के ऊपर हुआ था। उस टाइम जो हर MCQ का मार्क्स थे वो 1 थे, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि 100 मार्क्स का पेपर आएगा, तो उसमें जो हर MCQ का मार्क्स होंगे वो 1.5 ईच के होंगे। तो लास्ट टाइम जो सिनेरियो था वो ये था कि इस्लामिक स्टडीज़ में सिर्फ 10% लिया था। 10% का मतलब 10 MCQs नहीं, यहाँ पे 6 MCQs बनते हैं। उसने इस्लामियात में से लिए, पाक स्टडीज़ में से 6 MCQs लिए, इंग्लिश में से उसने 12 MCQs लिए, जनरल नॉलेज में से उसने 12 MCQs लिए, कंप्यूटर में से उसने 12 MCQs लिए, IQ के अंदर से भी उसने 12 MCQs लिए। अगर आप इनको काउंट करें तो देखें, 12 12 24 36, 12 चौक 48, और ये वाले 12 60। तो 60 MCQs उसने इस तरह बनाए थे। इस दफ़ा भी यही पोर्शन रहेगा, लेकिन नंबर जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो बाकी 1.5 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो आप सॉरी 60 से मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आता है आपको। तो अब इसका जो लास्ट टाइम सिलेबस आया था वो उन्होंने इशू किया था, FIA की साइट पे बेसिकली इशू हुआ था ये सिलेबस, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी सब सेम पोस्ट के सेम सिलेबस रहेगा, बाकी पोस्ट के लिए भी, जैसे सब इंस्पेक्टर, स्टेनो, सब के लिए तकरीबन यही प्रोपोर्शन के साथ जो है वो क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। अब ये जो लास्ट टाइम सिलेबस FIA की तरफ से शेयर किया गया था वो ये सिलेबस था। एक्सपेक्टेड है कि इस दफ़ा भी यही सिलेबस आएगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई अलबत्ता सिलेबस की, जब तक कंफर्मेशन नहीं आई आती तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ये एग्जैक्टली यही सिलेबस होगा या नहीं, लेकिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन्हीं में से मोस्टली जो होता है वो इन्हीं में से पेपर यही सब्जेक्ट्स होते हैं जो बेसिकली आपके पेपर के अंदर जो है सवाल पूछे जाते हैं इन्हीं सब्जेक्ट से। तो इंग्लिश के अंदर जो है बेसिकली कंप्लीशन सेंटेंस, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस है,
जिसमें भी यानी कि आपको वर्ब्स वगैरह की फिलिंग करनी होती है, प्रपोजिशन वगैरह फिल करने होते हैं। वोकेबलरी है आपके पास, एंटोनिम्स उलट हो गया, अल्फाज का उलट मायनी, सिनोनिम्स हो गए, कंप्रीहेंशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन पैराग्राफ। अच्छा, ये भी अक्सर आपसे दे दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, नीचे 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं और उसमें आपने पैराग्राफ को पढ़ के जवाब देना होता है। ये आसान होते हैं बेसिकली क्वेश्चंस। इसी तरह सेंटेंस करेक्शन है, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश के जो रूल्स हैं, ग्रामर रूल्स, वो सीखने पड़ते हैं, तभी जाकर आप सेंटेंस करेक्शन को जो है मास्टर कर पाते हैं। उसके बाद प्रेसी राइटिंग है, ये बहुत कम पूछा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये भी बहुत कम आती है क्योंकि आपका पेपर क्योंकि एमसीक्यूज टाइप होता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ईडियम्स आते हैं और पेयर वर्ड्स आते हैं। ये वाले जो प्रोपोर्शंस हैं मेरे हिसाब से ये हॉट आप कह लेंगे टॉपिक्स हैं जहाँ से एमसीक्यूज ज़्यादा बनने के चांसेस हैं, क्योंकि 6 एमसीक्यूज उन्होंने बनाने हैं। तो एक अगर कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस से बनाएं, एक एक आपके पास सिनोनिम और एंटोनिम से बनाएं, 3 एमसीक्यूज ये हो गए। एक आपके पास सेंटेंस करेक्शन से बना लें, 4 हो गए। एक ईडियम से बना लें, 5 हो गए। और एक एमसीक्यू चाहे तो वो सिनोनिम एंटोनिम में से दे दें या बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा वहाँ से कोई एक एमसीक्यू दे दें। तो 6 एमसीक्यू टोटल आने हैं यहाँ से। ये प्रपोर्शन है। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर हम इन सारे प्रपोर्शंस को इन डिटेल डील करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि टाइमली आपको जो है ये कोर्स शुरू करवा दिया जाए। 1 से 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला हम ये अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद पाक स्टडीज़ है। पाक स्टडीज़ में सबसे पहले जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे। जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान में आपके पास यानी कि आपके लैंड बॉर्डर्स वगैरह कौन कौन से हैं, आपके सूबे कितने हैं, हर सूबे के अंदर ज़िले कितने हैं, डिवीजन्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान हमारा क्योंकि पंजाब से है तो उम्मीद है मुझे इस चीज़ की कि पंजाब से रिलेटेड जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसकी उम्मीद है। इसके साथ डैम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, डेजर्ट्स हैं और माउंटेन्स इन पाकिस्तान हैं, पोर्ट्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, वॉर्स फॉट बाय द पाकिस्तान और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स ऑफ द पाकिस्तान, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा आपके पास सेनेट, नेशनल असम्बली, स्टेट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह, इनमें से एक एक सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि जनरल नॉलेज है ना इसमें। आपके कहने को ये पाक स्टडीज़ है लेकिन इसमें ज़्यादातर आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। ये जनरल नॉलेज ही है आपके पास कि आपको ये सारी चीज़ों के नाम जो है वो याद होने चाहिए। इसी तरह कायदे आज़म की लाइफ से रिलेटेड आ सकते हैं, इकानमी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड आ सकता है, लाइफ ऑफ इलामा इकबाल से रिलेटेड आ सकता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके पेपर में एमसीक्यूज़ बनेंगे। मैं एंड में आपको हर पोर्शन के एंड में ये भी बता दूंगा कि कौन कौन से ऐसे पोर्शन हैं जहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज़ बनने के चांसेस हैं, क्योंकि 12 एमसीक्यूज़ बनने हैं इस पोर्शन में से, सॉरी 6 एमसीक्यूज़ यहाँ से बनने हैं। तो टॉपिक्स आपके पास तकरीबन 23 हैं, जबकि आपके पास एमसीक्यूज़ 6 बनने हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं क्लियर करता चलूँ, ये एग्जामिनर की अपनी मर्ज़ी होती है कि वो किसी पोर्शन में से ज़्यादा बना ले, किसी में से कम बना ले। जो लास्ट टाइम सिलेबस आया था उसकी वेटेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 एमसीक्यूज़ बनने हैं। हो सकता है वो यहाँ से 10 एमसीक्यूज़ बना दे, यहाँ से वो 2 एमसीक्यूज़ बना दे, तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद एक आपके पास स्पोर्ट्स हो गया, नेशनल सैम्पल्स इंक्लूडिंग मिलिट्री, कश्मीर प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, साइंटिस्ट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग पर्सनैलिटीज़, बुक्स अबाउट पाकिस्तान। अगर पास पेपर का एनालिसिस किया जाए ना तो ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए हैं वो आपके पास जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान से आते हैं। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी लगे। एक तो जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान से आते हैं, एक डेजर्ट्स इन पाकिस्तान, माउंटेन सिस्टम इन पाकिस्तान और पोर्ट्स इन पाकिस्तान से आते हैं, वॉर्स फॉट बाय पाकिस्तान। ये जो पोर्शन है बेसिकली जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, यहाँ से एक आधा एमसीक्यूज़ बनता होता है। इसी तरह इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से एक एमसीक्यू बनेगा क्योंकि आजकल हालात बहुत ख़राब जा रहे हैं। उसके साथ साथ कायदे आज़म और ये पर्सनैलिटीज़ की लाइफ में से एक एमसीक्यूज़ यहाँ से बना सकता है। यहाँ से तो एक एमसीक्यूज़ लाजमी बनता है, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं यहाँ से एक एमसीक्यू लाजमन बनता है। और मेन इवेंट्स ऑफ द मूवमेंट यानी कि जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री थी आपकी, ये सारी आ जाती है उसके अंदर, जिसमें मुस्लिम लीग 1906 में क्रिएट हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल है 1905 के अंदर हुई, लखनऊ पैक्ट 1960 में हुआ, खिलाफत मूवमेंट 1920 में आई, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, 14 पॉइंट्स जो हैं वो 1929 में आते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी 1930, 31 और 32 के अंदर होती हैं। ये सारी की सारी आपकी प्री पार्टीशन हिस्ट्री है कि पार्टीशन से पहले की जो हिस्ट्री है, यहाँ से अक्सर 2 से 3 सवाल पूछ लेता होता है। ये उसके वो हॉट सब टॉपिक्स हैं जहाँ से वो सवाल पूछते हैं अक्सर। इलेक्शंस और लाहौर रेजोल्यूशन 1946
इलेक्शन पार्टीशन प्लान। तो यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। और ये जो बुक्स अबाउट पाकिस्तान है, यहाँ से भी अमूमन 1 से 2 क्वेश्चन बनता होता है। कश्मीर प्रॉब्लम समटाइम पूछता है, समटाइम नहीं पूछता, क्योंकि टॉपिक्स की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके पास चॉइसेस बहुत होते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर आपके पास लास्ट में जो ये मैंने कहा था ना कि आईक्यू का है, ये इसके अंदर आपके पास आईक्यू के अंदर मैथ्स का पोर्शन भी कुछ इंक्लूड होता है और कुछ आपके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए क्वेश्चंस भी गिवन होते हैं। जैसे अरिथमेटिक क्वेश्चंस हो गए आपके पास, यानी कि एक डाटा दिया हुआ होगा, उसका आपको कहा जाएगा कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालें, मॉड लगा लें, इसका मीडियन निकालें। वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टेटमेंट की शक्ल में आपको क्वेश्चन दिए होते हैं कि अगर एक बच्चा है, उसके बाप की उम्र 10 साल है और वो 6 साल के बाद उसके बाप की उस बच्चे की उम्र कितनी होगी। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, उनके बेस पे आपकी बेसिकली इमोशनल एक्टिविटीज़ को चेक किया जाता है कि आप इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ग्राफ्स होते हैं समटाइम, जिसमें बार ग्राफ है, पाई ग्राफ है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास रेशो से रिलेटेड और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये आईक्यू के अंदर होते हैं। अब अगर आगे चलें तो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर 10 क्वेश्चंस बनने हैं आपके, बस 6 क्वेश्चंस बनने हैं, जिसके नंबर 10 होंगे आपके। और उसका जो पोर्शन है वो ये वाला है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट होली कुरान, हदीस और सुन्ना, शरिया लॉ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा फेमस पर्सनालिटीज़ होगी, लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, खुलफाए राशिदीन, बैटल्स ऑफ इस्लाम, गज़वात, फेमस इस्लामिक बुक्स, इस्लामिक कंट्रीज़ एंड सिटीज़, आईओसी, क्वेश्चन अबाउट हज, रोज़ा, रमज़ान, रिवील्ड बुक्स। ये सारे का सारा जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सारे के सारे पोर्शन को इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे। और मैं हर पोर्शन के इंडिविजुअली कवर करूँगा और इन डिटेल कवर करूँगा, और ये भी बताऊँगा कि यहाँ से आने के क्वेश्चंस के कितने चांसेस हैं, कितने क्वेश्चन जो हैं वो हर ईच पोर्शन में से बन सकते हैं। सेम इसी तरह जीके है, जनरल नॉलेज है। इसमें जनरल नॉलेज के अंदर आपकी वर्ल्ड जोग्राफी आ जाती है, यानी कि कंट्रीज़ हो गए, करेंसीज़ के नेम हो गए, उनके कैपिटल्स हो गए। इसी तरह वर्ल्ड डेमोग्राफी होगी, यानी कि जो दुनिया के अंदर मिसाल के तौर पर आपके पास आबादी के लिहाज से कौन सा बर अज़म बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा मुल्क बड़ा है, किसकी आबादी कितनी है, रिसोर्स के हिसाब से क्या है, तो ये सारा इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। मेजर फॉरेस्ट हो गए, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो गई, फेमस रिवर, ये सारे के सारे टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपके काफ़ी सारे जो क्यूरीज़ हैं वो रिज़ॉल्व हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। तकरीबन ये जो सिलेबस का प्रोपोर्शन होगा वो सब सीट्स के लिए एक ही जैसा होगा, और इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो चेंज होगा। तो मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला ठीक 2 दिन के बाद हमारा जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर हर रोज़ सब्जेक्ट वाइज जो हैं वो वीडियोस अपलोड की जाएंगी, जिनके अंदर कोशिश की जाएगी कि उस सब्जेक्ट को कवर किया जाए। और उसके साथ साथ आपको जो सपोर्टिंग मटेरियल है, अगर कहेंगे आप लोग तो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे जिसके अंदर वो मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नहीं तो फिर कोई गूगल ड्राइव बनाकर उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा। अपनी राय से आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ताकि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने इस कोर्स को स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो टाइम को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना।
जी, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, और अगर आपके कोई सवालात रह गए हों, मिस हो गए हों, जो इस वीडियो में एड्रेस नहीं हो सके, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो सवालात पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको उसका रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। और उसके साथ साथ 24 अप्रैल से हम अपना सेशन का FIA का जो सेशन है, इसकी कंप्लीट 2 मंथ का जो ये सेशन होगा, इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको सपोर्टिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, हर टॉपिक से रिलेटेड इन डेप्थ वीडियो आपके लिए लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो कोशिश करनी है आपने कि बजाय इधर उधर से मटेरियल इकट्ठा करने के, सिर्फ़ एक ही कश्ती में सवार रहें और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें। इसके साथ आपसे एक छोटी सी अपील है, और वो ये है कि आपके जितने भी दोस्त, अज़ीज़, रिश्तेदार जो FIA की तैयारी करना चाहते हैं या किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव हैं, तो आप उनसे भी ये वीडियो शेयर करें, उनसे भी ये चैनल शेयर करें, ताकि वो भी इससे से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, और वो आगे मज़ीद लोगों के को इस चीज़ को रेफ़र करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तब तक अपना ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।